ज्योग्राफी तो है। चलिए, तो आज की ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमने 12th ज्योग्राफी के इकाई 8 का अधिकांश पॉइंट पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका पाइपलाइन। अब इसके संबंध में पहले सुन लीजिए। पाइप मार्ग से भी परिवहन का कार्य हो रहा है, उसे ही पाइप लाइन परिवहन कहा जाता है। आज दूध, पानी, गैस, कच्चा तेल के अतिरिक्त भी कई ऐसे ठोस वस्तु हैं जिसको उच्च तकनीक से पिघलाकर उसको पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है। क्योंकि पाइपलाइन से परिवहन करने में काफी लाभ है, अतः पाइपलाइन परिवहन की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है और काफी इसका उपयोग किया जा रहा है। सभी इससे परिचित होंगे। अगर आपके घर में पानी वाला सप्लाई वाला पाइप होगा तो वहां तक भी जो पानी पहुंच रहा है वो पाइपलाइन से ही पहुंचता होगा। बड़े बड़े तेल शोधक कारखाना जो है वहां तक जो कच्चा तेल पहुंच रहा है वह पाइपलाइन से ही पहुंच रहा है। मैं आपको बता दूं, बरौनी का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुपौल जिला के कुछ ही दूरी के बाद बरौनी है, जहां पर भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना है। वो जानते हैं, वहां पर असम से डायरेक्ट पाइपलाइन है, करीबन 1200 किलोमीटर लंबी, 1100 कुछ है, करीबन 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। और असम में डायरेक्ट उस पाइप के माध्यम से तेल यहाँ पहुंचाया जाता है। समझिए, वहां से तेल यहाँ तक लाने में कितना असुविधाएं होती और पाइपलाइन ने उसको कितना सुविधा में बदल दिया। तो शायद पाइपलाइन परिवहन क्या है और पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ हो सकता है, इसको आपने बहुत ही कम शब्दों में समझ गए होंगे। अब हम इसको आपको नोट कराते हैं। चलिए नोट कीजिए। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ अन्य तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में दूध के साथ साथ कुछ ठोस पदार्थ को भी तरल रूप में लाकर इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। पैराग्राफ चेंज। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइनों का उपयोग काफी अधिक हो रहा है, वहीं यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का उपयोग जल और तेल के कुआं से तेल शोधक कारखाना तक तेल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपने पाइपलाइन परिवहन क्या है वो जान लिया और कहाँ क्या इसकी किस रूप में उपयोग हो रहा है वो भी जान लिया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट होगा स्वेज नहर। इसको पहले समझ लीजिए कि स्वेज नहर क्या है। मैं बता दूं आपको, मिस्र में 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बना था। और मैं थोड़ा सा बता दूं, इसकी लंबाई ज्यादा तो नहीं है, 160 किलोमीटर है और गहराई 11 से लेकर 15 मीटर तक है। बहुत बड़े बड़े भारी जलयान इस होकर गुजरती है और यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ते हैं। साथ ही साथ यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश करने का एक मार्ग प्रदान कर रहा है, अवसर प्रदान कर रहा है। अतः यह यूरोप महादेश का एक प्रमुख जलमार्ग कहिए या नहर कहिए है। तो आपने स्वेज नहर को शायद समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र में हुआ था। यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। यह यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश करने का एक नया मार्ग प्रदान किया है। इसमें प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। आर्थिक दृष्टि से यह यूरोप महादेश की प्रमुख नहर है। इस तरह से आपने स्वेज नहर को समझ गए और लिख भी लिए। अब अगला पॉइंट है आपका पनामा। आपका अगला पॉइंट होगा एक पनामा नहर। तो मैं बता दूं आपको, जिस तरह से स्वेज नहर का आर्थिक दृष्टि से काफी अधिक महत्व है, उसी तरह से पनामा नहर का भी काफी अधिक महत्व है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इस मार्ग से जब जलयान जाती है तो उसका समय काफी अधिक बचता था, क्योंकि पहले भी इस दूसरे मार्ग से यहाँ तक पहुंचते थे, लेकिन उसमें समय काफी अधिक लगता था। और यह बनने के बाद, पनामा नहर बनने के बाद काफी समय का बचत हुआ है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह नहर पूरब में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। लगा जी तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या गया था। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के, ये लिखे थे हम, सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी और मध्य
भाग मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लिखा है मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की दूरी कम हो गई है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच भी दूरी कम हो गई है। इस तरह से आपने पनामा नहर के महत्व को समझ गए कि जिस न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को के बीच पहले जो दूरी थी जलयान से जो वहां तक पहुंचा जाता था, उसमें अब 13,000 किलोमीटर कम हो गया है। समझ सकते हैं इस नहर का कितना महत्व होगा। तो अपने पनामा नहर, स्वेज नहर एवं पाइपलाइन परिवहन 3 पॉइंट आज आपने पढ़े हैं। इन तीनों पॉइंट में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मिस्र किसी देश का नाम है क्या? हाँ, मिस्र एक देश है। आवागमन क्या होता है सर? जी, अरे मुंह के पास मत बोल, हल्के से बोलिएगा तो आवाज आ जाता है। बोलिए। आवागमन क्या होता है सर? आवागमन का मतलब हुआ जाना आना, ये आवागमन कहलाता है। आगमन आगमन शब्द है, इसका अर्थ होता है जाना आना। अटलांटिक महासागर का नाम है। जी, और कोई? चलिए, तो शायद आप लोग को दिक्कत है सर। जी जी हाँ, कुशेश्वर बोलो। 13,000 किलोमीटर कम होने के बाद फिर बचा 72 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, तो कम होने के बाद कितना बचा? नहर की जो है ना लंबाई 72 किलोमीटर है मात्र। ये नहर की लंबाई मात्र 72 किलोमीटर है। अब 72 किलोमीटर जो दूरी तय करते हैं ना, तो उससे 13,000 किलोमीटर कम हो जाता है। कहने का मतलब कि आप देखिए, यहाँ पर ये बनाइए आप, और यहाँ पर ये है, थोड़ा सा ये सटा दीजिए। और यहाँ से कोई अगर पहले ऐसे घूम के यहाँ था, कोई यहाँ ऐसे घूम के जाता था यहाँ, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको जोड़ दिया गया थोड़ा देर के लिए। यहाँ पर स्थलीय भाग था, जो भी हो, ये स्थलीय भाग था, ये भी सागर था, ये भी सागर था, और इसको जब जोड़ दिया गया तो यहाँ से अब यहाँ तक तो पहुंच जाता है ना। ये 72 किलोमीटर है, यही पनामा नहर। और पहले ऐसे घूम के जाया जाता था यहाँ पर, क्योंकि अब इसको जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद मात्र 72 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। और इस छोर पर अगर न्यूयॉर्क है तो यहाँ फ्रांसिस्को है, और दोनों के बीच मात्र 72 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 13,000 किलोमीटर कम हो जाता है। तो इस तरह से आपने तीनों पॉइंट को समझ गए, और अब शायद दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका समय इशारा कर रहा है कि अब क्लास को बंद करना आवश्यक है। अतः आज की क्लास